आज के इस डीप डाइव सेशन में स्वागत है। देखिए, 7 फरवरी 2026 की ये जो सुर्खियां हैं, ये सिर्फ एक दिन की घटनाएं नहीं हैं, बल्कि ये ग्लोबल स्पोर्ट्स, इंडियन पॉलिसी और टेक्नोलॉजी में जो बड़े बदलाव हो रहे हैं, उनका एक इशारा है। आज हम ये समझेंगे कि कैसे एक टैक्सी सर्विस ड्राइवरों की जिंदगी बदल सकती है और कैसे एक तैरता हुआ सोलर प्लांट भारत की एनर्जी ज़रूरतों के लिए एक मील का पत्थर बन सकता है। इस सेशन में हम सिर्फ फैक्ट्स को रटेंगे नहीं, बल्कि हर खबर के पीछे के क्यों और कैसे को भी समझेंगे। हमारा मकसद सिर्फ एग्जाम की तैयारी करना नहीं, बल्कि एक जागरूक नागरिक बनना भी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छोटे से YouTube चैनल पर। चलिए, शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, ये ज़रूर देख लें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया गया है, इस वीडियो को लाइक कर दिया है और एक कमेंट भी छोड़ दिया है। और हाँ, इस क्लास के सारे नोट्स की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल एपिना ऑडियो बुक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इससे सीखने का ये सफ़र और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा सफर कई जरूरी पड़ावों से गुजरेगा। हम शुरुआत करेंगे पिछली क्लास की हेडलाइंस के क्विक रिकैप से, ताकि सब कुछ कनेक्टेड रहे। फिर हम ग्लोबल स्पोर्ट्स की दुनिया में चलेंगे और 2026 विंटर ओलंपिक्स की तैयारियों को समझेंगे। इसके बाद हम भारत की नई पॉलिसीज जैसे कि भारत टैक्सी के सोशल और इकोनॉमिक असर को देखेंगे। हम कुछ कमाल के लोगों की इंस्पायरिंग अचीवमेंट्स पर भी बात करेंगे और आखिर में इकोनॉमी और एनवायरनमेंट से जुड़े कुछ बड़े माइलस्टोन्स पर चर्चा करेंगे। देखिए, कुछ भी नया सीखने से पहले ये ज़रूरी है कि पुरानी बातें याद रहें। तो चलिए, अपनी याददाश्त को ताज़ा करने के लिए कल की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर एक फटाफट नज़र डालते हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में डिटेल में बात की थी, अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया, जो हमारे ट्रेड रिलेशन में एक बहुत बड़ा कदम है। हमने ये भी देखा कि कैसे एलन मस्क ने $800 अरब की वेल्थ के साथ एक नया फाइनेंशियल रिकॉर्ड बनाया। स्पेन ने यंगस्टर्स के लिए सोशल मीडिया बैन करके एक बड़ी सोशल डिबेट शुरू की। साथ ही हमने फरीदाबाद के 39th सूरजकुंड मेले के कल्चरल वाइब्स, रूस की नई न्यूक्लियर सबमरीन की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और प्रो रेसलिंग और विमेंस प्रीमियर लीग के रोमांचक नतीजों पर भी चर्चा की थी। तो चलिए, अब आते हैं आज के पहले डीप डाइव मॉड्यूल पर। देखिए, स्पोर्ट्स सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होते, ये डिप्लोमेसी, नेशनल प्राइड और ग्लोबल इकोनॉमी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। चलिए, इसी नजरिए से आने वाले कुछ बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स को देखते हैं। तो एक सवाल है, जरा सोचिए, 2026 के विंटर ओलंपिक गेम्स की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? एक पल के लिए सोचिए, क्या इसका जवाब इटली है? जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका आयोजन हो रहा है खूबसूरत यूरोपियन देश इटली में। इसका ऑफिशियल नाम है मिलानो कॉर्टिना 2026, जो इसके 2 मेन होस्ट शहरों को दिखाता है। ये गेम्स 6 फरवरी से शुरू होकर 22 फरवरी तक चलेंगे और ये मॉडर्न ओलंपिक्स के एक नए मॉडल का भी सिंबल हैं। अब ये स्लाइड देखिए, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी बताती है। ये दिखाती है कि विंटर ओलंपिक्स के साथ इटली का कितना गहरा और पुराना रिश्ता है। ये तीसरी बार है जब इटली इन प्रेस्टीजियस गेम्स को होस्ट कर रहा है। पहली बार 1956 में कॉर्टिना डी एम्पेज़ो में और फिर 2006 में ट्यूरिन में। ये इटली की विंटर स्पोर्ट्स लेगेसी और इतने बड़े इवेंट को संभालने की उसकी क्षमता का सबूत है। इन गेम्स की एक और खास और प्रोग्रेसिव बात है इनका मल्टी सिटी मॉडल। इसका मतलब यह है कि इवेंट्स सिर्फ एक शहर में नहीं होंगे। ऑर्गेनाइजर्स सस्टेनेबिलिटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस पर फोकस कर रहे हैं। इसलिए मिलान और कॉर्टिना समेत कई जगहों पर पहले से मौजूद फैसिलिटीज का इस्तेमाल किया जाएगा। ये आने वाले ओलंपिक इवेंट्स के लिए एक नया ब्लूप्रिंट तैयार कर सकता है। और ये स्लाइड तो आने वाले सालों का एक रोमांचक स्पोर्ट्स कैलेंडर दिखाती है। चलिए, इसे एक एक करके देखते हैं। भारत के लिए ये एक बड़ा साल होने वाला है, क्योंकि 2026 में दिल्ली वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप होस्ट करेगा और 2025 में गोवा FIDE चेस वर्ल्ड कप। फुटबॉल फैंस के लिए 2026 में फीफा मेंस वर्ल्ड कप 3 देशों अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में मिलकर होगा, जो कि एक बहुत बड़ा इवेंट होगा। और इसके ठीक बाद 2027 में वुमेन्स वर्ल्ड कप की मेजबानी ब्राजील करेगा। ये कैलेंडर दिखाता है कि कैसे स्पोर्ट्स की दुनिया लगातार बिजी और ग्लोबल बनी हुई है। तो ग्लोबल स्टेज पर भारत की मौजूदगी सिर्फ खेलों तक ही नहीं है। अब हम अपने अगले मॉड्यूल पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे भारत अपने नागरिकों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए पब्लिक सर्विसेज और सोशल वेलफेयर में इनोवेशन कर रहा है।
पेश है भारत टैक्सी। ये ओला और उबर जैसी प्राइवेट कंपनियों के दबदबे वाले मार्केट में एक गेम चेंजिंग कदम है। ये सिर्फ एक और टैक्सी सर्विस नहीं है, ये इंडिया का पहला कोऑपरेटिव बेस्ड राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब है कि ये ड्राइवरों द्वारा ड्राइवरों के लिए चलाया जाता है और इसमें सरकार का भी सपोर्ट है। ये प्राइवेट मोनोपोली को चैलेंज करने और ड्राइवरों को एम्पावर करने की एक कोशिश है। तो सबसे जरूरी बात यह समझना है कि भारत टैक्सी का मॉडल आखिर अलग कैसे है। जैसा कि स्लाइड पर दिख रहा है, प्राइवेट ऐप्स में ड्राइवर कॉन्ट्रैक्टर की तरह काम करते हैं, जहां कंपनी हर राइड से एक बड़ा कमीशन ले लेती है। लेकिन भारत टैक्सी में ड्राइवर खुद मालिक और स्टेक होल्डर होते हैं। इसका सीधा मतलब है कि प्रॉफिट बिचौलियों के पास जाने के बजाय सीधे ड्राइवरों की जेब में जाता है। ये उन्हें सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी और सम्मान देता है। अब एक और जबरदस्त पहल पर नजर डालते हैं, इस बार केरल राज्य से। केरल अपनी प्रोग्रेसिव सोशल पॉलिसीज के लिए जाना जाता है और ये पहल उसी दिशा में एक और बड़ा कदम है। राज्य अपनी बढ़ती सीनियर सिटीजन आबादी की जरूरतों को समझ रहा है और उनके वेलफेयर के लिए एक डेडिकेटेड बजट लेकर आया है। इस बजट के 3 मेन पिलर्स हैं जो सीनियर सिटीजन्स को एक पूरा सुरक्षा कवच देते हैं। पहला, टैक्स में छूट, जिससे उनकी मेहनत की कमाई का ज्यादा हिस्सा उनके पास रहता है। दूसरा, उनकी इंटरेस्ट इनकम पर राहत, जिसकी लिमिट डबल कर दी गई है, जो उनकी सेविंग्स को महंगाई से बचाने में मदद करता है। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, 70 साल से ज्यादा उम्र के नागरिकों के लिए 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर, जो ये पक्का करता है कि मेडिकल इमरजेंसी में उन्हें फाइनेंशियल बोझ ना उठाना पड़े। पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के बाद चलिए अब उन लोगों पर फोकस करते हैं जो अपनी कमाल की अचीवमेंट से समाज में बदलाव ला रहे हैं और दूसरों को इंस्पायर कर रहे हैं। ये मणिपुर के पॉलिटिकल इतिहास में एक बहुत बड़ा, एक हिस्टोरिक मोमेंट है। निमचा किपगेन को राज्य की पहली महिला डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के तौर पे अपॉइंट किया गया है। ये न सिर्फ उनकी पर्सनल अचीवमेंट है, बल्कि ये इस रीजन में विमेन एम्पावरमेंट और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए एक मील का पत्थर है। निमचा किपगेन कुकी समुदाय से हैं और एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन है जो 4 बार एमएलए रह चुकी हैं। उनकी ये अपॉइंटमेंट और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है क्योंकि ये राज्य में 1 साल के प्रेसिडेंट्स रूल के ख़त्म होने के बाद हुई है। एक ऐसा टाइम जब स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंडेड थी और शासन सीधे सेंटर से चल रहा था। उनकी नियुक्ति स्टेबिलिटी की वापसी और एक इंक्लूसिव सरकार बनाने का प्रतीक है। और अब स्पोर्ट्स की दुनिया से एक और धमाकेदार खबर। एक जबरदस्त फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर 2026 विमेंस प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम कर लिया है। ये टीम और उनके फैंस के लिए एक शानदार जीत है। ये स्लाइड सिर्फ विनर्स की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये पूरे टूर्नामेंट में इंडिविजुअल ब्रिलियंस की कहानी कहती है। स्मृति मंधाना ने 377 रनों के साथ ऑरेंज कैप जीती, जो टूर्नामेंट के बेस्ट बैटर को दिया जाता है। वहीं सोफी डिवाइन ने अपने ऑलराउंड परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लिया। उन्होंने न सिर्फ 17 विकेट लेकर पर्पल कैप बेस्ट बॉलर का अवार्ड जीता, बल्कि उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया। ये दिखाता है कि टीम की जीत में इन खिलाड़ियों का कितना बड़ा रोल था। और अब एक ऐसी अचीवमेंट जो हम सबको इंस्पायर करती है। इंडियन सोशल वर्कर रूबल नागी को उनके शानदार काम के लिए प्रेस्टीजियस ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वो अपने एनजीओ के जरिए शहरी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों तक आर्ट और एजुकेशन पहुंचाती हैं, जिससे हजारों बच्चों का भविष्य संवर रहा है। चलिए अब अपने आखिरी मॉड्यूल पर चलते हैं, जहां हम देखेंगे कि कैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड और एनवायरमेंटल सेक्टर में भारत और दुनिया भविष्य की तरफ बड़े कदम बढ़ा रहे हैं। ये 2 माइलस्टोन्स इकोनॉमिक ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी के बीच के बैलेंस को दिखाते हैं। ये नंबर 1 जबरदस्त अचीवमेंट को दिखाता है। वॉलमार्ट इंक $1 ट्रिलियन के मार्केट कैपिटलाइजेशन तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी बन गई है। मार्केट कैपिटलाइजेशन का सीधा सा मतलब है कंपनी के सभी शेयर्स की टोटल वैल्यू। ये माइलस्टोन वॉलमार्ट के विशाल ग्लोबल स्केल, उसके बिजनेस मॉडल की ताकत और इन्वेस्टर्स के उस पर भरोसे को दिखाता है। अब भारत की एक ऐतिहासिक ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट की ओर बढ़ते हैं, जो एक सस्टेनेबल फ्यूचर की दिशा में एक बहुत बड़ी छलांग है। मध्य प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट अब पूरी तरह से ऑपरेशनल हो गया है, जो भारत को रिन्यूएबल एनर्जी के ग्लोबल मैप पर एक लीडिंग पोजीशन पर रखता है। तो जरूरी बात सिर्फ इसका विशाल साइज ही नहीं है, बल्कि इसकी लोकेशन और टेक्नोलॉजी भी है। ये 600 मेगावाट का प्लांट मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बने ओंकारेश्वर डैम पर है। इसे पानी पर बनाने के कई फायदे हैं।
ये कीमती जमीन बचाता है, पानी की कूलिंग से सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी बढ़ती है और ये डैम से पानी के इवैपोरेशन को भी कम करता है। हेल्थ के मोर्चे पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने भारत को कुपोषण मुक्त बनाने के अपने एम्बिशियस टारगेट को रिवाइज किया है। इस टारगेट को अब यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (SDGs) के साथ अलाइन करने के लिए साल 2030 तक बढ़ा दिया गया है। ये इस नेशनल प्रायोरिटी पर नए सिरे से फोकस करने और एक ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी अपनाने का संकेत देता है। तो अब हम इस गहन विश्लेषण के अंत में आ गए हैं। हमने आज कई अलग अलग टॉपिक्स पर चर्चा की, लेकिन वे सभी प्रोग्रेस, इनोवेशन और ह्यूमन अचीवमेंट की एक बड़ी कहानी का हिस्सा है। आइए आज की मुख्य बातों को एक साथ समेटते हैं। शॉर्ट में कहें तो हमने 2026 विंटर ओलंपिक्स के जरिए ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स के बदलते रूप को देखा। हमने भारत टैक्सी और केरल के एल्डर केयर बजट जैसी इनोवेटिव पहलुओं में सोशल वेलफेयर के प्रति भारत की कमिटमेंट को समझा। हमने नेमचा किपगन की ऐतिहासिक नियुक्ति में विमेन एम्पावरमेंट का एक पावरफुल एग्जाम्पल देखा, और आखिर में हमने वॉलमार्ट की फाइनेंशियल अचीवमेंट और मध्य प्रदेश के फ्लोटिंग सोलर प्लांट में इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल प्रोग्रेस के माइलस्टोन्स देखे। और अब आज का सवाल, दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन जिसका नाम हेवन 1 है, किस देश द्वारा डेवलप किया जा रहा है? इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते हैं कि सही जवाब कौन देता है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि ये सेशन जानकारी भरा और यूजफुल रहा होगा। नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल @अपना_ऑडियोबुक को देखना ना भूलें। हम अगली बार एक और डीप डाइव एनालिसिस के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।